बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ये सीखेंगे कि जो केमिकल रिएक्टर्स हैं उसकी जो बेसिक ओवरव्यू है आज मैं वो दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि केमिकल जब बनते हैं तो उसके साथ जो वेसल है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या उसके अंदर मौजूद होता है। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आप देख सकते हैं जो इसके आउटर साइड पे हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके इनर साइड पे हैं। जैसे ये जो कुछ भी है ये इसके इनसाइड है और ये जो जैकेट है उसका वेसल और जो बाहर का जितना भी ये चीज़ें हैं ये उसकी आउटर शेल है। तो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं, कैसे हम केमिकल को मिक्स करते हैं और किस तरीके से ये हमें प्रोडक्ट बनती है, इसके पीछे क्या साइंस है, वो इंशाल्लाह आज आज हम सारी डिस्कस करेंगे। फिर आप लोगों के जो रिएक्टर वेसल की असाइनमेंट थी वो भी हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। पहले जस्ट एक जनरल ओवरव्यू मैं देना चाह रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। इसका हम टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने एक है ये बैच रिएक्टर आपके सामने है। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास बैच रिएक्टर्स भी हैं और कंटिन्यूअस रिएक्टर जिसको सीएसटीआर भी कहते हैं, प्लग फ्लो रिएक्टर्स भी हैं। ये मुख्तलिफ टाइप्स थी, उनको आगे हमने फिर डिटेल से भी डिस्कस किया था। मैं यहाँ पर इसको लिखने की भी करता हूँ, टाइप भी कर दूँ साथ साथ, ठीक है। ये जो है ये आप समझ लें कि ये बैच रिएक्टर है, ठीक है। अच्छा, बैच रिएक्टर में होता क्या है? बैच रिएक्टर में होता है कि जब आप दो केमिकल को मिक्स करें या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं और उसके बाद आपकी उसके बैच के अंदर कुछ देर के लिए रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के नतीजे में आपकी कोई प्रोडक्ट बनती है। ये जो सारा प्रोसेस है ये एक ही टाइम पे बनता है, इसका एक रिएक्शन टाइम है, इसमें टेम्परेचर दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है और एंड पे जो आपके पास प्रोडक्ट आती है वो आप इसमें से निकाल लेते हैं। ये देखें, प्रोडक्ट ओवरफ्लो फ्रॉम रिएक्टर, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इस तरह की जो चीजें हैं मैं आपको पॉइंटर से बता देता हूँ। ये जो है इसका, एक मिनट, पॉइंटर भी था इसमें। हाँ, ये स्पॉटलाइट, ठीक है। ये इसका है आउट, ये वाला, यहाँ से प्रोडक्ट आउट होती है। तो इस तरह से ये उसके बाहर की साइडें हैं और दूसरी इसके अंदर की साइड पे है। तो अब हम देखते हैं कि इसके बाहर पे हमें क्या क्या चीजें होती हैं और इसके इनसाइड में क्या होता है। एक तो आपको मैंने पहले बताया था कि इसके अंदर एजिटेटर होता है। एजिटेटर जो केमिकल को मिक्स करता है, ये तो एक जनरल है, ये हर केमिकल में आपको एजिटेटर मिलेंगे। बहुत सी जगह पे एजिटेटर मूव करता है केमिकल्स को और बहुत से रिएक्टर्स की टाइप में पड़ेगा जिसमें पूरा रिएक्टर भी मूव करता है। जैसे आपका फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन होती है ना, तो उसमें जैसे कपड़े डालते हैं तो वो पूरी अंदर से मशीन पूरी की पूरी भी मूव करती है। इस तरह की वॉशिंग मशीनें इंडस्ट्रियों में भी लगी होती हैं, तो वो भी होती हैं। ये जो मैं अभी सिंपल आपको जस्ट एक पॉइंट देने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप उसका एक ओवरव्यू ले सकते हैं। अब हम एजिटेटर की भी एक केमिस्ट्री है, इसका मटेरियल कैसा हो और कितनी टाइप्स के एजिटेटर होते हैं वो हम अभी जर्नल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जस्ट एजिटेटर का काम है मिक्स करना, ठीक है। मिक्सिंग करता है, इस ये कनेक्ट होता है यहाँ पर, ये ऊपर अभी तो ये कुछ भी नहीं लगा हुआ जर्नल है, इसके ऊपर यहाँ पे एक मोटर होती है और मोटर से पहले भी इसके साथ दो पार्ट्स और होते हैं जिसको आप ये कह लो कि एक गियर बॉक्स होता है और एक कपलिंग डिवाइस होती है। यानी कि ये जो एजिटेटर है, ये जब बाहर, एजिटेटर एक ऐसी चीज समझ लें जो कि इसकी बाहर भी उसका कुछ हिस्सा है कुछ अंदर है। अब जो हिस्सा बाहर है, जहाँ पे ये वाली जो चीज है जहाँ से ये बाहर जा रहा है, यहाँ मैकेनिकल सील लगी होती है। ये मैकेनिकल सील क्या होती है? ये ऐसी जगह जहां से कोई गैस, फॉर एग्जांपल अगर कोई वेपर्स हैं, कोई फ्यूम्स वगैरह केमिकल रिएक्शन के दौरान बने तो यहाँ से लीक ना हो। अब जाहिर है कि हम इसको फिक्स तो इस सेंस में तो नहीं कर सकते कि ये मोटर मूव ना करे, तो ये पूरा हिस्सा किसी ना किसी जगह पे इसको फिर हम सील करते हैं। सीलिंग की भी क्या आगे सेंस है वो हम डिटेल, लेकिन आप ये समझ लें कि मैकेनिकल सील होती है एजिटेटर के जस्ट बाहर जहां से वो निकलते हैं। उसके बाद इसके ऊपर एक कपलिंग डिवाइस लगी होती है जो कि इसको जो है कपलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो उसके बाद कपलिंग का भी मैं आपको फंक्शन बताता हूँ, पहले मैं आपको पार्ट्स बता दूं। उसके ऊपर इस जगह पे लगा होता है गियर बॉक्स।
और गियर बॉक्स से ऊपर मोटर होती है, क्योंकि एजिटेटर को मूव करने के लिए हमें मोटर चाहिए, और जो मोटर है वो मोटर के और इस एजिटेटर से जो टोटल मैंने 4 पार्ट्स हैं ये, ठीक है। एजिटेटर जहां बाहर निकलता है, बाहर के मैं पार्ट्स बता रहा हूँ। सबसे पहले सील है, मैकेनिकल सील, उसके बाद कपलिंग डिवाइस, उसके बाद गियर बॉक्स, और गियर बॉक्स के ऊपर मोटर, ठीक है। तो ये इसके हो गए पार्ट्स आपके एजिटेटर के। गियर बॉक्स ये करता है कि वो एजिटेशन की स्पीड को कम या ज्यादा करना हो। मोस्टली जो मोटर होती है, आपने घर में भी देखा होगा या इंडस्ट्री में भी, कि मोटर एक अगर आप चलाते हैं तो वो कम या ज्यादा स्पीड नहीं कर सकते। तो गियर बॉक्स का काम होता है उसकी स्पीड को कम या ज्यादा करना। इसी तरह से बहुत से केमिकल आपको, जैसे मैंने बताया था कि थिकनेस उनकी होती है बहुत, बाज तो होते हैं बहुत पतले होते हैं, और बाज जो है वो बहुत गाढ़े होते हैं। जो गाढ़े होते हैं वो कई दफा हनी की तरह से भी थिक हो जाते हैं, जैसे जेल सी बन जाती है। अब रिएक्शन करते हुए बहुत से जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो उनकी फिजिकल चेंजेस की वजह से सम टाइम उनकी थिकनेस और विस्कोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि मोटर फॉर एग्जाम्पल एक स्पीड से चल रही हो, तो यहाँ पर अगर एकदम थिक लिक्विड बन जाए, तो अगर उसी स्पीड से ये चलता रहे तो वो तो फिर टूट जाएगा आपका ये एजिटेटर। अब एजिटेटर महंगा होता है, इसके पंखे भी मटेरियल बहुत खास होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल का होता है। तो अगर ये टूट गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है कि आपका ओवरऑल कॉस्टिंग भी और पूरा बैच भी खराब होने का चांस होता है। तो मोस्टली क्या होता है इस तरह के कामों में कि हम इसके अंदर जो आपका कपलिंग है वो इन चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करता है कि बहुत थिक हो जाए तो वो उसको थोड़ा सा ओवरकम कर जाता है। यानी कि ये समझ लें कि कपलिंग एक उसकी जो है ना सेफ्टी है इसकी एजिटेटर की, यानी कि वो खुद टूट जाएगा, एजिटेटर को नहीं टूटने देगा। ये सादा लफ्जों में आप ये समझ लें, ठीक है। गियर बॉक्स जो है वो मैंने आपको बता दिया कि गियर बॉक्स जो है उसकी स्पीड कंट्रोल के लिए यूज होता है। इसके अलावा इस साइड पे जब आपने घर में भी देखा होगा, जब आप मिल्क केक वगैरह बनाते हैं उसके अंदर जब उसमें पंखा नीचे से घूमता है तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक वी शेप बन जाती है लिक्विड की, जब तेजी से घूमता है। वी शेप वो जो होती है उसको हम कहते हैं कि ये बेसिकली वर्टेक्स फॉर्मेशन, जो ऊपर को लिक्विड को चढ़ता है दीवारों के ऊपर उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स को रोकने के लिए कि वो ऊपर ना चढ़े, वर्टेक्स का नुकसान क्या होता है, अगर ये ऊपर को चढ़ेगा तो वो फिर प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी, यानी कि वो एक लिक्विड वो प्रॉपर मिक्स नहीं होगा और उसकी एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा, मतलब यानी कि वो साइडों पे रहेगा। और अक्सर आप घरों में भी जो मिल्क शेक बनाते हैं आपको पता है उसमें होमोजीनियस नहीं होता, लेकिन चल जाता है कभी उसमें को केले का पार्ट या खजूर का पार्ट भी आता है, वो 100% होमोजीनियस मिक्सचर कभी भी नहीं बनता। ये वर्टेक्स को बचाने के लिए कि लिक्विड ऊपर को ना चढ़े बल्कि नीचे की तरफ, हम यहाँ पर बैफल लगाते हैं, BAFFLE बैफल। तो वो बैफल जो होते हैं वो इसकी साइडों पे होते हैं लगे हुए, इस साइड पे और इस साइड पे। अब इस तस्वीर में तो नहीं है, तो मैंने जनरली नेट से डाउनलोड अभी आपके लिए की है फौरन, जस्ट आपको दिखाने के लिए, लेकिन मैं वो बैफल वाली को तस्वीर भी होगी तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उसमें यहाँ पर बैफल लगे होते हैं। तो वो बैफल जो है वो वर्टेक्स की फॉर्मेशन को रोकने के लिए होते हैं, ठीक है। ये अब मैं आपको पहले मैंने आपको बाहर का बताया, अब मैं आपको अंदर की साइड बता रहा हूँ, और उसके बाद ये बाहर से जितनी चीजें लगी होती हैं वो भी फिर मैं आपको बताता हूँ। तो पहले जो जिस मैं तरतीब से आपको बता रहा हूँ आप उसको जरा समझ लेंगे। एजिटेटर का मैंने बता दिया, और एजिटेटर की मूवमेंट के नतीजे में जो वर्टेक्स बनते हैं उनको रोकने के लिए हमारे पास बैफल फॉर्मेशन, या उसको बैफल सॉरी वर्टेक्स फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम बैफल को लगाते हैं। अच्छा, एक और इसके अंदर चीज होती है, ये जो ऊपर से ये एक तो है लेवल गेज, ये भी लगा होता है उसका लेवल चेक करने के लिए। ये क्या होता है कि जब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक इसकी लिमिट है, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर कोई चीज ये हमने इसको हम अगर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये सारी चीजें ऑटोमेशन में भी आती हैं कि लेवल गेज लगी हुई है तो अगर उससे ऊपर लेवल होगा तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। इसके अलावा एक और गेज भी यहाँ पर लगी होती है जिसको हम टेम्परेचर कंट्रोल भी कहते हैं, आरटीडी के नाम से भी उसको मशहूर है। आरटीडी मीन क्या होता है, ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, ठीक है। और ये क्या होता है, ये रेजिस्टेंस उसकी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। इसमें मोस्टली प्लाटिनम या इस तरह का कोई मेटल यूज होती है जिसको आप हीट करते हैं। ये उसका बेसिक, मैं अभी जस्ट आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में हम इंशाल्लाह ताला रेक्टर की सारी चीजें हम पॉइंट्स और पार्ट्स को डिस्कस करेंगे।
जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि रिएक्टर का कंसेप्ट। अच्छा, वो जो डिवाइस होती है वो टेम्परेचर कंट्रोल की होती है। दो चीजें होती हैं, सम टाइम टेम्परेचर मॉनिटरिंग और सम टाइम टेम्परेचर कंट्रोल। मॉनिटरिंग में जस्ट बताता है टेम्परेचर के कितना हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया। कंट्रोल ये होता है कि उसके अकॉर्डिंगली वो सेंसर जो है, जो लगा होता है उसके अंदर सेंसर, वो आगे रिस्पॉन्ड भी देता है और हीटिंग या कूलिंग की तरफ लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर ज्यादा बढ़ गया है तो उसका जो सेफ्टी वॉल है वो खुल जाएगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो कूलिंग सिस्टम इसका, जैसे ये कूलेंट लिखा, मैं बताऊंगा इसका ये क्या मतलब है। तो कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा कि रिएक्शन जो है वो वैसे ठंडा हो जाए। आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, जिसमें बहुत से रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपकी हीट निकलती है। तो वो जो हीट निकलती है वो वेसल के अंदर ही होगी ना। तो केमिकल अंदर है, बन रहे हैं, यहाँ पर केमिकल है, तो एक्सोथर्मिक हीट भी अंदर ही होगी। तो उस हीट को हमने फिर कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए हम कूलिंग सिस्टम होता है। जाहिर है केमिकल को अंदर से तो नहीं बाहर ला के हम फुंके मार के ठंडा करना, तो ऑब्वियसली उसके सिस्टम ऐसा ही होगा जो उसके अंदर ही उसको ठंडा कर दे। तो उसके लिए फिर हमारे पास कूलिंग सिस्टम है, तो सेफ्टी वॉल्व वो काम करता है। जो टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व है वो भी यही करता है कि उसको आरटीडी मैंने आपको जैसे एक बताया, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कंट्रोल, इसके अलावा और भी बहुत सारे सेंसर होते हैं, जैसे कपलिंग डिवाइसेस भी होती हैं, और भी इस तरह के काफी डिवाइसेस हमें नजर आती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम इसके अंदर और क्या लगा होता है। एक तो ये है, आपको उसका बता दिया। हाँ, इसके अलावा इसके अंदर बहुत से केमिकल्स ऐसे होते हैं जिसको जब उसकी मूवमेंट होती है तो स्टैटिक चार्ज पैदा होता है। अब स्टैटिक चार्ज होता है वो एक तरह का करंट होता है, और वो करंट जो है वो आग भी लगा सकता है। अब अगर वेसल के अंदर आग लग जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम है वो। ओवर उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम इसके अंदर एंटी स्टैटिक सिस्टम भी लगाया होता है। एंटी स्टैटिक सिस्टम क्या होता है, इसमें हम दो तरह के पाइप होते हैं। एक होता है जिसको हम जे पाइप कहते हैं, और एक डी पाइप होता है। पाइप होता है सिंपल सा, जैसे ये डिवाइस आपको नजर आ रही, इसी तरह का एक पाइप यहाँ से लेके यहाँ तक, बॉटम तक, ये नीचे तक, जो उसकी नीचे वाली जाए, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक नीचे तक पाइप आएगा। और पाइप क्या होगा, उसके अंदर से केमिकल जो है वो लिक्विड यहाँ पे आएगा। डायरेक्ट लिक्विड लिक्विड यहाँ पर नीचे समझ लें के पेंदे के ऊपर पड़ेगा, तो वो उससे स्टैटिक चार्ज पैदा नहीं होता। जो जे पाइप है वो जे शक्ल का ऐसे होता है, ऐसे या इस तरह से होगा। वो क्या करता है, उसकी साइडों की दीवारों पे केमिकल को डायरेक्टली पड़ता है, जिसकी वजह से उसके अंदर स्टैटिक चार्ज पैदा नहीं होता। इसकी जो है और भी काफी साइंस है, मैं फिर इंशाल्लाह ताला भी जस्ट मोटे मोटे पार्ट्स बता रहा हूँ। अगर इसमें कोई आपको पॉइंट समझ ना आए तो आप हैंड रेज कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला अभी समझाने के बाद एंड पे आपके क्वेश्चन लेता हूँ, अपने क्वेश्चन नोट करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इसके एक्सटर्नल में अगर आप देखें तो एक्सटर्नल का सेफ्टी जो है वो, सेफ्टी के हम डिस्कस कर लेते हैं। सेफ्टी ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने प्रेशर था हमारा अ, कुछ पास्कल है, फॉर एग्जांपल 100 पास्कल है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 PSI का प्रेशर है जो हमने एक हमारा ये वेसल है, इसका एक स्टेनलेस स्टील का है या जिस भी मटेरियल का है, इसकी एक कैपेसिटी है। आपने अक्सर देखा होगा घरों में भी सिलेंडर होते हैं, और इस तरह सीएनजी के भी सिलेंडर होते हैं, तो उनकी एक कैपेसिटी होती है कि उनकी एक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना प्रेशर बियर कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी हम केमिकल रिएक्टर होता है उसके अंदर एक लिमिट होती है कि उसके अंदर कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। उस प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होगा तो ये वेसल फट जाता है, मतलब बहुत डेंजरस है। उससे बचने के लिए उसकी एक लिमिट से पहले ही, फॉर एग्जाम्पल उसकी लिमिट 100 है, हमने 80 पे उसका वो एक सेफ्टी वॉल लगाया होता है। तो सेफ्टी वॉल क्या होता है, वो उसका जैसे ही 80 पे प्रेशर पहुंचता है तो उसका मतलब है कि अब ये डेंजरस जोन में जाने लगा है, तो वो जो है वो इसके अंदर से प्रेशर को रिलीज कर देता है। तो प्रेशर रिलीफ वॉल्व भी कह दें उसको, या उसको सेफ्टी वॉल्व, मतलब उसका जो फंक्शन है वो ये है कि वो प्रेशर को रिलीज कर देता है। अच्छा, इन केस वो खराब हो जाता है तो उस खराबी से बचने के लिए फिर हम जो है एक और जो है उसको रप्चर डिस्क भी कहते हैं, RUPTUR, रप्चर, जैसे में फट जाना। वो रप्चर डिस्क जो है वो फाइनल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 80 के ऊपर हमने लगाया हुआ है कि 80% प्रेशर बना, तो हमने उसको उसका सेफ्टी वॉल्व खुलना चाहिए था। लेकिन अगर उसका सेफ्टी वॉल्व नहीं खुलता तो वो रप्चर वॉल्व
85 पे हमने सेट किया होता है या 90 पे सेट किया होता है। 100 तक यानी कि पहुंचने नहीं देना, वो एक समझ लें कि सेकंड लाइन है। जैसे एक फ्रंट आर्मी होती है लड़ने के लिए और एक बैक एंड पे बैठी होती है उसकी हिफाजत के लिए, वो एक तरह की उसकी बैक एंड पे होती है, उसको हम कहते हैं रप्चर डिस्क। वो फट जाती है तो वो, अच्छा ये इसमें दो चीजें हैं। रप्चर डिस्क जो है वो दोबारा से वो नहीं बनती, रिपेयर नहीं होती, वो नई लगानी पड़ती है जब भी इन केस अगर हमें मसला पड़े। लेकिन ये जो सेफ्टी वॉल है ये तो ज़ाहिर है बंद भी कर सकते हैं आप, ये उसका नुकसान नहीं होता। लेकिन एक पूरे वेसल का नुकसान और फटना और उससे इंसानों को खतरा, आपको मैंने बताया था शुरू में जब इंडस्ट्री का स्टार्ट किया था कि इंडस्ट्री में सबसे जो टॉप प्रायोरिटी है वो सेफ्टी है। वर्कर की सेफ्टी, इक्विपमेंट की सेफ्टी और आपके टोटल इंसिडेंट। जब मैंने बताया था कि हम मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, मैंने खुद भी जब आईसीआई में काम किया तो वहां पर सेफ्टी डेज की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि कितने नंबर ऑफ डेज जो हैं वो इसके बगैर गुजर गए जिसमें कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। वो जो चीज़ है वो हमने यहाँ पर भी इंश्योर करनी होती है अपने सेफ्टी सिस्टम में। तो ये सेकंड जो है रप्चर डिस्क लगी होती है जिससे किसी भी तरह का मसला नहीं होता कि अगर वो फट जाए तो कम से कम आपका वेसल बच जाता है। तो ये तो उसके समझ लें मोटे-मोटे। अब आ जाते हैं उसकी यूटिलिटीज़ की तरफ। इसके अलावा इसके अंदर ये इसके बाहर एक जैकेट लगी होती है। यहाँ पर तो इन्होंने ख़ैर वैसे ही लगाया है, लेकिन अदरवाइज़ ये चादर भी डबल होती है और उसके दरमियान बहुत सी चीज़ें फ्लो कर सकती हैं। उसमें क्या है, जैसे एक लिक्विड पानी हो सकता है। अब हमने जो कूलिंग करनी होती है ना जब, तो एक तो तरीका ये है कि हम उसकी जैकेट में ठंडा पानी सर्कुलेट करें, चिलर सिस्टम। पानी साथ भी हो सकता है, चिलर सिस्टम भी हो सकता है, रेफ्रिजरेशन भी हो सकती है। और अगर हमने अल्ट्रा लो टेम्परेचर की तरफ जाना हो तो नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन भी हम यूज़ कर सकते हैं। अमोनिया भी यूज़ होती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लो टेम्परेचर पे किसी को ले जाना हो। जैसे आपने देखा होगा कुल्फ़ियाँ जो जमाते हैं ये जो तो वो कैसे जमाते हैं? वो ज़ाहिर है बर्फ़ से तो नहीं जमाते, वो कूलिंग सिस्टम ही होता है। वो भी ठंडा, अल्ट्रा ठंडा करना या अल्ट्रा गरम करना ये इसके लिए डिफरेंट है। इस तरह जब हम गरम करते हैं तो गरम पानी से भी गरम कर सकते हैं। और ज़्यादा गरम करना है तो हम ऑयल ले लेते हैं, ऑयल हीटिंग। उससे भी ज़्यादा फिर है फिर स्टीम से। स्टीम से भी होती है तो और ज़्यादा गरम करना है, मतलब स्टीम के बाद ऑयल जो है वो स्टीम से भी ज़्यादा गरम करता है। यानी कि वो तो स्टीम का भी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा गरम नहीं होता, लेकिन फिर ऑयल पे चले जाते हैं, वो फिर जितना मर्ज़ी आप उसको गरम कर लें। वो ऑयल कौन-सा लेते हैं, वो कितना गरम करना है, ये हमारे रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि हमने उसको कितनी हीटिंग देनी है। अच्छा, उसमें ये जो हमारे पास जैकेट होती है, इसके अंदर सिस्टम ये होता है कि जैकेट में जो भी चीज़ हमने नीचे से उसका इनलेट होता है। इसमें तो नहीं कोई नज़र आ रहा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। नीचे से होता है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़, तो वो ऐसे उसमें से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कॉइल की फॉर्म में है तो ऐसे-ऐसे घूम के फिर ऊपर से निकल जाती है। उसकी वजह क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नीचे से अगर उसको पानी देना ठंडा करने के लिए तो, अच्छा ये जो जितनी भी जैकेट और हीटिंग और कूलिंग है ना, इसका जो बेसिक फिनोमेना है वो ये समझ लें कि ये होता है आपका क्या उसको बोलते हैं, हीट ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है? यानी कि या हीट लेना है या हीट देना है। हीट ट्रांसफर होनी चाहिए उसके ज़रिए से। अगर जैसे मैं पानी की बात की तो पानी इसमें से पाइपों में से घूमेगा तो वो अपनी इसकी जो हीट है वो ले लेगा और पानी गर्म हो के ऊपर से फिर निकल जाएगा। तो ये तरीका है। स्टीम जो है वो हम ऊपर से देते हैं। स्टीम को क्यों ऊपर से देते हैं? स्टीम ने जब ठंडा होना है, कंडेंस होना है तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाना है। तो वो एंड पानी फिर यहाँ से हम उसको निकाल लेते हैं। स्टीम के लिए ऊपर से और पानी देने के लिए फिर हम नीचे, उसका सिस्टम बना होता है, कूलिंग सिस्टम। इसके अलावा ब्राइन भी होता है और भी काफ़ी चीज़ें हैं वो हम देते हैं, उसकी हीटिंग और कूलिंग है। एक और सिस्टम भी था, जो मैंने एक फैक्ट्री में देखा था, वो ये था कि इसके अंदर ही ना उन्होंने हीट एक्सचेंजर लगाए होते हैं। वो जो इसके अंदर हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं, वो उसके अंदर ही यानी कि पानी मूव करते हैं, ठीक है? पानी आप ये ना समझे, पानी उसके अंदर हॉलो पाइप होता है, पाइप डायरेक्ट पानी नहीं इसके अंदर आता उसको ठंडा करने के लिए। उसके अंदर कॉइलें लगी होती हैं जिसमें से पानी गुज़रता है और दूसरी तरफ यानी ठंडा पानी आता है, गरम निकल जाता है। इसके साथ एक सर्कुलर इकोनॉमी की टर्म है जो अब है कि हम जो हीट एक्सचेंजर का पानी है वो हमने ज़ाया नहीं करना। हमने उस पानी को फिर रीयूज़ करना है। तो पानी ज़ाया नहीं करते, पहले क्या होता था इंडस्ट्रियों में लोग पानी ज़ाया करते थे, ठीक है? कूलिंग के लिए पानी, ठंडा पानी आया चिलर का और गर्म पानी निकल गया और वो वेस्ट कर दिया। अब लोगों को सेंस आ गई है कि पानी हमारी ज़िंदगी के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए और
ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में पानी का जो मसला है उससे बचने के लिए हमने पानी को भी सेव करना है। तो हीटिंग सिस्टम में भी हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, कूलिंग सिस्टम में, कि चिलर सिस्टम हो या कोई भी हो, हमने पानी को दोबारा से रिसाइकल करना है। तो जो भी आगे है उसका एक स्टोरेज टैंक भी बना होता है, तो वो भी हमने बना के रखना होता है। इसके अलावा जो हमारे पास है, स्टैटिक चार्ज का भी मैंने आपको बता दिया, स्टीम का भी हो गया। अच्छा, स्टीम का जो है ना एक और मसला होता है कि जहां से, अब जब मैंने बताया ना स्टीम ऊपर से देते हैं, तो ऐसे ऐसे घूम के जब नीचे आता है तो यहाँ पर हमने इस तरह से एक पाइप ऐसे लगा होता है, और एक जो है वो हमने ऐसे बाईपास भी किया होता है। वो जो बाईपास किया होता है ना, वो इसलिए किया होता है कि जब स्टीम ऊपर से आती है तो बहुत सी चीजें स्टीम के अंदर भी होती है। स्टीम भी कौन सी प्योर होती है, कि वो इस तरह की होती है कि उसमें से कुछ ऐसी चीजें जो कंडेंस मतलब नहीं उसको होती, और जो बाकी जो भी मटेरियल बचता है स्टीम के अलावा, स्टीम जाया ना हो, उसमें फिर इस पाइप के नीचे आ जाता है, जिसको हम यहाँ से आउट कर देते हैं, हमारी स्टीम जाया नहीं होती। तो स्टीम से बचने के लिए एक बाईपास समझ लें सिस्टम होता है। इसके अलावा जब हमारा लिक्विड केमिकल बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाती है, तो उसमें से यहाँ से निकालते हैं जब, तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा जब हम घरों में भी को पेप्सी की या कोई इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकालते हैं तो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो दूसरी तरफ से हमें को सुराख करना पड़ता है। आपने घर में वो तो वो इस्त्री के लिए भी जो प्रेशर वाला एक रखा होता है पाइप सिस्टम, और वो बोतल के ऊपर लगाया होता है, तो उसमें भी देखें वो काफी बाद में ऐसे उसको ऊपर से खोलना पड़ता है। यानी कि वेंट चाहिए होता है जिसमें ये वेंट सिस्टम, ये वो है जो यहाँ पर भी नजर आ रहा है। उसको पूरे वेसल को हमने बचाना होता है कि उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट ना, अदरवाइज ये जैकेट भी फट जाती है, वेसल को भी डैमेज कर दी। तो उस चीज से बचने के लिए हमें वेंट सिस्टम भी चाहिए होता है, जो कि थोड़ा अच्छा, इस वेंट के अलावा ना समटाइम यहाँ पर एयर सिस्टम भी होता है। यानी कि वो अगर इस तरह का वैक्यूम क्रिएट हो जाए तो हम पीछे से उसको एयर भी दे देते हैं। तो उन चीजों से बचने के लिए फिर हम ये काम करते हैं। ठीक है, एयर सिस्टम भी होता है और वेंट सिस्टम भी होता है। और इसके अलावा आप समझ लें, अच्छा इसके बाद मैं आपको, ये तो उसका मेजर इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं आपको रेक्टर की टाइप्स बताऊंगा। अभी ये मीटिंग टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो मैं इस मीटिंग को क्लोज करता हूँ। तो फिर हम आप 4:30 बजे फिर दोबारा आ जाइएगा मीटिंग में। 10 मिनट की आपको ब्रेक देते हैं, फिर हम अगला समझाता हूँ आपको। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो जिसने हैंड रेज किया या कोई पूछना है तो वो पूछ लें। अभी है यस हमारे सर। पास 5 मिनट। क्वेश्चन करना है तो पूछें। सर सर आपने बताया था कि हम लोग जो लिक्विड है उसको ऊपर से मतलब साइड पे पाइप्स लगे होते हैं उसके जरिए बेस डायरेक्टली बेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस ना हो। हाँ जी। तो सर ये थोड़ा सा दोबारा सा एक्सप्लेन कर दें कि एजिटेटर के ऊपर हम डायरेक्टली फॉल नहीं करवाते उसे। एजिटेटर के ऊपर नहीं, एजिटेटर इसके अंदर जब रिएक्टेंट, जब बेसिकली जब केमिकल की मूवमेंट हो रही होती है ना, फास्ट मूवमेंट, उसके नतीजे में स्टैटिक चार्ज पैदा होता है। ये जो बाहर से लेवल नीचे तक ये पंदे के ऊपर आता है, स्टैटिक चार्ज जब पैदा होना है तो स्टैटिक करंट जाना कहाँ पे है, जैकेट में जाएगा ना। जैकेट में जाएगा जब, तो जाहिर है लिक्विड तो नहीं इग्नाइट होगा ना डायरेक्ट, अनटिल के उसके साथ मेटल का, ये स्टेनलेस स्टील की जिस तरह की मेटल है, उसके ऊपर जब होता है तो वो उसको स्टैटिक चार्ज को खत्म कर देते हैं। उसको खत्म करने के लिए मैं डिटेल से भी आपको इसका बताऊंगा, लेकिन बस ये समझ लें कि स्टैटिक चार्ज जो पैदा होता है उसको खत्म कर देते हैं हम खुद ही, ताकि स्टैटिक चार्ज जो है ना वो हमारे लिए डेंजरस जोन में आ ही ना, बने ही ना। ओके सर। और किसी ने कोई बात पूछनी हो, ये एक देखिए कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ इसका रिएक्टर के बारे में। यस सर। तो अब मेरा ख्याल आप लोग खुद भी अपने भी रिएक्टर जिन जिन की असाइनमेंट थी वो गौर करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएंगे, लेकिन मैं वो भी बता दूंगा, फिक्र ना करें। फिलहाल जो है आप इसका ओवरव्यू जो है मैंने दिया है। अब इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट इसका सेशन चला के, अभी मैं नमाज भी पढ़ लूँ, जोहर अपना असर की मेरी रहती है, टाइम थोड़ा है, तो 10 मिनट दे दें मैं नमाज पढ़ लूँ, और फिर हम जो है इसको मैं आपको इसकी अब टाइप्स ऑफ रिएक्टर बताता हूँ, कौन कौन से रिएक्टर होते हैं, ठीक है। तो दस ओके सर दस सर। मिनट इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दे सर, कुछ हाँ मतलब जी लेट वो, ज्वाइन हुई थी क्लास, थोड़ा मिस हाँ हो जी हाँ गया। जी, मैं कर दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग इसकी उसी तरह से इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, बेफिक्र हैं आप। ठीक है, मैं फिर 10 मिनट की 4:30 बजे तक दोबारा आते हैं, मिलते हैं फिर।